हेलो फ्रेंड, मैं हूं आशीष कुमार। नॉलेज स्पीड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हिंदी के लिपि और देवनागरी लिपि के बारे में। लिपि का अर्थ है किसी भी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। या लिपि का अर्थ है लिखने का तरीका। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे का, ख, ग, ये लिपि के अंतर्गत आते हैं। परिभाषा: ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे कि जाता है इसमें जा जो है वो एक चिन्ह है। तो इन चिन्हों का प्रयोग हम लिपि के रूप में करते हैं। लिप्यांतरण: एक लिपि में लिखे पाठ को दूसरी लिपि में बदलना लिप्यांतरण कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे कि राम, ये रोमन लिपि में है, उसको राम। एक लिपि से दूसरे लिपि में रूपांतरण, रोमन लिपि से देवनागरी लिपि में रूपांतरण, इसी को लिप्यांतरण बोलते हैं। अगर लिपि नहीं होती तो तुलसीदास जी हो गया, वाल्मीकि हो गया, वेद व्यास जी हो गए। तुलसीदास जी रामायण नहीं लिख पाते, अगर बोलते हैं। वेद व्यास जी महाभारत नहीं लिख पाते, किसी न किसी लिपि से ही लिखा है। अगर वो बोलते जाते, हम सुनते जाते, नहीं लिखते तो आज वो तक कहाँ रहता। इसीलिए लिपि ज़रूरी है। देवनागरी लिपि अधिकांशतः भारतीय भाषाओं का ब्राह्मी लिपि में ही विकास हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ये सबसे पुरानी और प्राचीन लिपि है जिससे देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है, चाहे वो उत्तर भारत में हो या दक्षिण भारत में हो। हिंदी की लिपि देवनागरी है। इसके अलावा संस्कृत व मराठी भाषा भी है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। दक्षिण भारत में इसे नंदनागरी कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है जिसका विकास ब्राह्मी, शुंग, कुषाण, गुप्त, कुटिलता या सिद्धि मात्रिक लिपि से हुआ है। इस लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 343 का संविधान में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इससे जुड़े ही सवाल ज़्यादातर पूछते हैं, अनुच्छेद 343 का से जुड़े। इस प्रकार 150 वर्ष 1800 से 1949 ईस्वी के लंबे संघर्ष के बाद देवनागरी लिपि
हिंदी भाषा की एकमात्र और अधिकृत लिपि बन गई है। प्रथम प्रयोग। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात राज्य में मिलता है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना के अनुसार देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट 700 से 800 ईस्वी में अपने शिलालेख में हस्ताक्षर स्वरूप किया था। भाषाएं हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, नागपुरी, भोजपुरी, कोंकणी, सिंधी, डोगरी, खस, मगही आदि। देवनागरी लिपि के पहचान व गुण। इस लिपि में वर्णों का नाम उच्चारण के अनुसार होता है एवं लेखन, मुद्रण, छपाई में एक रूपता होती है। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। इस तरह लिखी जाती है। फारसी लिपि में को दाएं से बाएं की ओर लिखते हैं। लिपि के ऊपर शिरोरेख का प्रयोग होता है। शिरोरेख का मतलब होता है, जैसे कि का हो गया तो इसका शिरोरेख होगा ये, खा हो गया तो उसका शिरोरेख ये। यह विधि वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में प्रत्येक वर्ण निश्चित ध्वनि को संकेत करता है। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली एवं गुजराती भाषा के भी शब्द लिखे जाते हैं। संयुक्त अक्षर का प्रयोग। क और फ के संयुक्त अक्षर पक्का, दफ्तर आदि की तरह बनाए जाएं, न कि संयुक्त अक्षर पक्का, दफ्तर की तरह। जैसे कि पक्का इस तरीक़ा से बनाया जाए, ना कि इस तरीके से। वैसे ही दफ्तर इस तरीके से बनाया जाए, ना कि इस तरीके से। कुल वर्णों की संख्या 52 है। देवनागरी लिपि में किए गए सुधार। इसके सुधार का पहला प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र में केसरी में किया है। 1926 ईस्वी में 190 टाइपों का फंट तैयार किया, जिसे तिलक फंट कहा जाता है। सावरकर बंधुओं ने आ की 12 खड़ी बनाई। आ की 12 खड़ी सावरकर बंधुओं ने बनाई, जैसे कि का हो गया, का हो गया, की हो गया, के हो गया। श्याम सुंदर दास का पंचमोक्षर के अनुसार बदले अनुस्वार का प्रयोग का सुझाव। श्याम सुंदर दास के अनुसार अंगा अणा कहीं ना पढ़ते हैं। जैसे गंगा हो गया, तो अणा हो गया, या हो गया, आ हो गया,
हो गया, इसकी जगह बिंदु का प्रयोग करने के लिए बताया है श्याम सुंदर दास जी। इसी बिंदु के हमारे हिंदी में 5 वर्ग हैं। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और फ वर्ग है। इसको पंचमाक्षर बोलते हैं। जैसे कि क का पंचमाक्षर में क, ख, ग, घ, ण ये आएगा। च का पंचमाक्षर में च, छ, ज, झ यहाँ आएगा। ट का पंचमाक्षर में ट, ठ, ड, ढ, ण आएगा। और त के पंचमाक्षर में त, थ, द, ध, न आएगा। प के पंचमाक्षर में प, फ, ब, अ, म आएगा। अब गंगा है। गंगा को पहले ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं। पतंजलि को पहले ऐसे लिखते थे, पतंजलि अब ऐसे लिखते हैं। कंठ को पहले ऐसे लिखते थे, कंठ को अब ऐसे लिखते हैं। संदीप पहले ऐसे लिखा जाता था, अब ऐसे लिखते हैं। संबंध को ऐसे लिखते थे, अब ऐसे लिखते हैं। अब बिंदु लगाते हैं। इसमें जो लास्ट अक्षर है उसको देखते हैं। जैसे कि इसमें अणा आएगा, इसमें या आएगा, इसमें ण आएगा, इसमें ना आएगा और इसमें म आएगा। जैसे कि गंगा, गंगा तो ण का प्रयोग किया गया है। पतंजलि में यहाँ का प्रयोग किया गया है। कंठ में ण का प्रयोग किया गया है। संदीप में ना का प्रयोग किया गया है। संबंध में माँ का प्रयोग किया गया है। इसमें जो लास्ट अक्षर है, जैसे कि यहाँ ग है, लास्ट में ग है, तो ग वर्ग में क, ख, ग, घ, ण, तो इसमें ण वर्ग का प्रयोग करेंगे, गंगा। और इसमें जो लास्ट में ज है, तो च, छ, ज, तो यहाँ वर्ग का प्रयोग करेंगे। और ये यहाँ पर कंठ में ण है, तो ट, ठ, लास्ट वर्ण ठ, ड, ढ, ण, तो ण का प्रयोग करेंगे, कंठ। उसी प्रकार संदीप, संदीप में लास्ट वर्ग है द, त, थ, द, तो यहाँ पर ना वर्ग का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार संबंध, तो ब वर्ग है, तो इसमें प, फ, ब, अ, म, तो माँ का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार इसमें ध है, ध में क्या आ जाएगा, त, थ, द, ध, तो इसमें ना का उपयोग करेंगे, संबंध। गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिनी तरफ अलग रखने का सुझाव दिया। जैसे कि गोरख प्रसाद के अनुसार
मात्राओं को अलग से रखने का उपाय वो बताया गया है। जैसे कुल है तो इसमें कुल, का को अलग, मात्रा को अलग, ला को अलग, इसमें का और बा और मात्रा को अलग, इसमें ला अलग। गोरख प्रसाद का मात्राओं को व्यंजन के बाद दाहिने तरफ अलग रखने का सुझाव दिया है। श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के लिए अल्प प्राण के लिए नीचे एस चिन्ह लगाने का सुझाव दिया है। इस टाइप का चिन्ह लगाने का सुझाव दिया है। किसके अनुसार? श्रीनिवास का महाप्राण वर्ण के अनुसार। 1945 में काशी नागरी प्राचारिणी सभा द्वारा आ की बाराखड़ी और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया। बाद में बाराखड़ी आ और श्रीनिवास के सुझाव को अस्वीकार कर दिया गया, हटा दिया गया। सभी ध्वनियों के लिए अलग अलग वर्ण हैं। हिंदी वर्ण में सभी ध्वनियों के लिए सबके लिए अलग अलग हैं, लेकिन हिंदी में जैसे कि सी हो गया, के हो गया, क्यू हो गया, तीनों को ही कैट, काइट, क्वीन का ही उपयोग करते हैं। कहीं पर जा को जे बोल देते हैं, तो कहीं पर जी पढ़ देते हैं, तो कहीं पर जेड पढ़ देते हैं। इंग्लिश में बहुत सारी त्रुटियां हैं भाषा को लेकर, मगर हिंदी में एक शब्द के लिए एक ही वर्ण का उपयोग किया जाता है। एक शब्द के लिए एक ही वर्ण, अलग अलग नहीं होते, सबके लिए अलग अलग वर्ण होते हैं। इसलिए हिंदी भाषा की सबसे अच्छी खासियत है। इंग्लिश में बहुत सारी त्रुटियां हैं, इसलिए इंग्लिश में बहुत सारा समस्याएं पैदा होती हैं वर्ड को लिखने के लिए। हिंदी में का के लिए का उपयोग होता है, खा के लिए ख उपयोग होता है, जा के लिए ज उपयोग होता है। लेकिन इंग्लिश में जा के लिए कभी जे का उपयोग करते हैं, कभी जी का उपयोग करते हैं, कभी जेड का उपयोग कर देते हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का सुझाव दिया। 1947 ईस्वी में यूपी सरकार ने आचार्य नरेंद्र देव समिति का गठन किया। 1955 ईस्वी में राज्य भाषा आयोग का गठन हुआ, जिसके प्रथम अध्यक्ष बीजी खरे थे। 1957 ईस्वी में संसदीय राज्य भाषा समिति का गठन जेबी पंत की अध्यक्षता में हुआ। देवनागरी लिपि के दोष। इसमें एक ही शब्द को कई तरह से लिखा जा सकता है। जैसे गर्मी को गर्मी, गर्मी को गर्मी पढ़ते हैं। इसमें वर्णों को पढ़ने में कभी कभी भ्रम भी होता है। जैसे खा को अगर लिखा जाए तो इसको पढ़ने में कभी दिक्कत हो जाता है, कभी इसको र व हो जाता है। इस लिपि के मुद्रण में कठिनाइयाँ होती हैं। इस लिपि के छपाई में मुद्रण करने में कठिनाइयाँ होती हैं, बहुत सावधानी से करना होता है। इसी प्रकार हमारा लिपि और देवनागरी लिपि का यह भाग खत्म होता है। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और इसको पूछें।
आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।